हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश द माइक्रोमैन में। मेरा नाम आदेश कुमार महाराज है और मैं आज आपको यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी BSN पार्ट 1 सेमेस्टर 1 का यूनिट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये लेक्चर सीरीज यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पर होंगे। आगे के लेक्चर भी इसमें मैं ऐड करता जाऊंगा और ये स्पेशली जो लेक्चर हैं सिर्फ BSN वालों के लिए हैं, क्योंकि ये मैं BSN के स्टूडेंट को चैप्टर वाइज में पढ़ाता जाऊंगा। वैसे भी आप सब लोग मुझे जानते होंगे, क्योंकि मैं यूनिट नंबर 3 पहले ही अपलोड कर चुका हूं। क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 3 से पूछे जाते हैं, जो एक कॉन्सेप्शनल और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है वो भी। लेकिन ये मैं चैप्टर अभी अपलोड कर रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि आपको जो ना थोड़ी सी इंट्रोडक्शन माइक्रोबायोलॉजी की जो ना पहले आनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो ना यूनिट नंबर 3 भी साथ में चलाता रहूँगा और यूनिट नंबर 1 से भी मैं स्टार्ट करूँ तो यूनिट नंबर 1 और 2 में क्लियर कराकर 3 पर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सारे यूनिट्स आपके लिए कवर करूँगा। और चलते हैं हम अपने लेक्चर पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप पिक्टोरियल व्यू देख लें। ये सारे माइक्रोब्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है, ये सारे बैक्टीरिया हैं लेकिन डिफरेंट शेप्स में आपको नज़र आ रहे हैं। ये कोक्साई है, थोड़े से गोल स्फेरिकल शेप होते हैं, ये रॉड शेप होते हैं, लेकिन दो हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बेसिलाई कहते हैं और ये डिप्लोबेसिलाई है। ठीक है, ये इकोलाई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट शेप्स के ये बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं। ठीक है, तो कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस कोर्स के लास्ट में, आप डेफिनेशन माइक्रोबायोलॉजी की और इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग में ये आप सीखेंगे। उसके साथ साथ डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उसकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है, जैसे एंटोनी वॉन लेeuwenhoek की कंट्रीब्यूशन क्या थी माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में, एफ रेडी की क्या थी, लुईस पास्चर की क्या थी, रॉबर्ट कोच की कंट्रीब्यूशन क्या थी। उसके साथ साथ आप यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल की बीच में डिफरेंस भी पढ़ेंगे और सम जो ना प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वायरसेस की। इवन मैं सिर्फ वायरसेस की नहीं पढ़ाऊँगा, जितने भी माइक्रोब्स हैं सारों की मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, और इसके यूनिट नंबर 1 में आप न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या है, और उसकी बेस पर हमने क्लासीफाई किया है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की बेस पर बैक्टीरिया को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है और मार्फोलॉजी की बेस पर भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे इस पूरे यूनिट में। ठीक है ना, तो ये यूनिट बहुत ही लंबा होने जा रहा है, तो कोशिश करूँगा मैं लेक्चर वाइज पार्ट वाइज आपको मैं पढ़ाता जाऊँ। सही है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, देख लें इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन माइक्रोबायोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी टर्म, माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन, ये सारी मैंने नीचे लिखी हुई है, देख लें। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इज कंपोज्ड ऑफ 3 वर्ड। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ और लोगोस मीन्स स्टडी। 3 वर्ड है। ठीक है, माइक्रो वर्ड है, बायो वर्ड है, लोगोस वर्ड है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटी चीज़ें। बायो का मतलब होता है कि लाइफ, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, विच कैन नॉट सीन विथ अवर नेकेड आई। माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। द माइक्रोबायोलॉजी इज द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, सेल, अर्जी। ये प्रॉपर एक डेफिनेशन है। ये टर्मिनोलॉजी की मतलब के टर्म्स की मीनिंग है, और ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक साइंस की ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं इतने स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और अल्जी आ जाते हैं। द टर्म माइक्रोबायोलॉजी गिवन बाय लुईस पास्चर, जो माइक्रोबायोलॉजी के टर्म है वो लुईस पास्चर ने दिया था, एक साइंटिस्ट है, आप पढ़ेंगे इसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है 19वीं सेंचुरी में। ठीक है, उसके बाद एक टर्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स क्या है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, दोनों एक ही टर्म है। ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों में डिफरेंस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि है तो सेम ही। ठीक है, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है,
आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल टू सी विद आवर नेकेड आई। माइक्रोब्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसी छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग क्रिएचर्स है जो आपको आंखों से नहीं देखे जा सकते और आपकी जो नेकेड आई है उसे नहीं देख सकते, और इसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तीन एम पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी है माइक्रोब्स की, और माइक्रोब्स देखे जाते हैं माइक्रोस्कोप में। 3M, ठीक है। दे कैन बी यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर। ये माइक्रोब सिंगल सेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इंक्लूडिंग एयर, वाटर, सॉयल, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा। ये जो माइक्रोब्स हैं ये ओमनी प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि हर जो ना एरिया में, हर जगह आपको मिलेंगे ये। इवन एयर में भी मिलेंगे आपको, वाटर में भी मिलेंगे, सॉयल में भी मिलेंगे, इनसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, एवरी, मतलब हर अंद मिलेंगे आपको। कौन से माइक्रोब्स हैं? टोटल 5 किस्म के माइक्रोब्स हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है ना, हम माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं और उससे एक ब्रांच दी गई है बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, वायरस, द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। फंजाई की भी हम स्टडी करते हैं माइक्रोब्स में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या माइक्रोबायोलॉजी में। सो द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। और प्रोटोजोआ की भी स्टडी करते हैं हम, द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्रोटोजोलॉजी। और अल्जी की भी स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ अल्जी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वायरस के शेप हैं, ये बैक्टीरिया है, ये प्रोटोजोआंस हैं, ये फंजाई है। ठीक है, यीस्ट वगैरह। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स की साइज क्या है? क्योंकि देख लें, जब माइक्रोब्स की जगह एक तो टर्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा है माइक्रोब्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का मतलब है जानदार, ऐसी चीज़ें जो जानदार कैटेगरी में आए। ठीक है, कि वो लिविंग हो। तो वायरस उसको दोनों, वायरस जो है ना दोनों में आता है, लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। वायरसेस विद इन द सेल लिविंग है, आउट ऑफ द सेल नॉन लिविंग है। तो इस वजह से जो माइक्रोब वर्ड है ना, माइक्रोब्स, उसमें ये 5 जो है ना जो एग्जांपल आ जाएंगी माइक्रोब्स की, वायरस भी इंक्लूडिंग है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहें तो उसमें वायरस नहीं होगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस हम नहीं इंक्लूड करते हैं। ये दो मतलब है, दोनों सेम ही टर्म है, लेकिन कुछ सेंस, कुछ बुक ऐसे भी कहते हैं कि अगर आप माइक्रोब्स बोल रहे हैं इट मीन के उसमें वायरस आ गया। आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं उसमें माइक्रो वायरस नहीं आता है। ठीक है, तो मतलब है सेम ही चीज़, लेकिन डिफरेंट बुक्स डिफरेंट लिखती है। लेकिन आप बस इतना ही समझ लें, क्योंकि पहले मैं समझा चुका हूँ आपको कि है क्या, दोनों ही सेम टर्म है। ठीक है ना, कुछ ही मतलब नहीं है, कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द, आपके जहनों में ये क्वेश्चन होगा कि माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों में टर्म क्या है, डिफरेंस क्या है। तो यही डिफरेंस है एक्चुअली, ये डिफरेंस है नहीं है इतना कोई, लेकिन लोग कहते हैं मतलब कि वायरसेस अगर इंक्लूडिंग हो माइक्रोब्स में तो वो माइक्रोब्स कहलाएंगे, अगर वायरस नहीं है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। ठीक है, तो इस सेंस में तो साइज ऑफ माइक्रोब्स क्या है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइज़ है वो रेंज करती है फ्रॉम नैनोमीटर टू माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर से साइज़ उसकी स्टार्ट होती है, नैनोमीटर तक चली जाती है। ठीक है, इस वजह से हम माइक्रोब्स कहते हैं, माइक्रोमीटर तक उसकी साइज़ होती है। आप देख सकते हैं बैक्टीरिया की जो साइज़ है वो 0.2 टू 10 माइक्रोमीटर होती है, और उसकी डायमीटर 1 टू 2 माइक्रोमीटर साइज़ जो इसका डायमीटर होता है। वायरसेस की साइज़, ये वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। तकरीबन इसकी साइज़ जो है वो 20 से 300 नैनोमीटर साइज़ के होते हैं, और स्मॉल में स्मॉल जो वायरस है वो 10 नैनोमीटर का हो सकता है। फंजाई, फंजाई थोड़े बड़े होते हैं साइज़ में। यीस्ट की जो साइज़ डायमीटर है वो 3 टू 4 माइक्रोमीटर होती है, और वाइल्ड उसकी जो मोल्ड की जो रेंज होती है साइज़ की वो 10 माइक्रोमीटर से सिवरल मिलीमीटर तक भी जाती है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये बड़े होते हैं। प्रोटोजोन्स भी बड़े होते हैं साइज़ में। जनरली इसकी रेंज 10 माइक्रोमीटर से सिवरल मिलीमीटर तक भी जाती है। उसके साथ अल्जी, ये वेरी करती है साइज़ इसकी। और टाइनी जो प्लांटोनिक फॉर्म होती है उसकी वो 1 टू 2 माइक्रोमीटर लार्ज होता है, और मल्टी सेलुलर फॉर्म आपको पता है कि 60 मीटर तक भी जा सकता है ये। ठीक है,
उसके बाद मैंने ये पढ़ा है ना, माइक्रो का एम, दूसरा माइक्रो है क्या, माइक्रो है माइक्रोब्स की स्टडी, माइक्रोबायोलॉजी है माइक्रोब्स की स्टडी, तो उससे एम माइक्रोब को देखा जाता है माइक्रोस्कोप में, तो 3 एम पढ़ाते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोस्कोप, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोब्स की स्टडी है, माइक्रोब्स की स्टडी है, और माइक्रोब्स को देखा जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप इज ए लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप एक क्या है, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है इन जो माइक्रोब्स को देखने के लिए, इन स्मॉल ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, जो हमारी नेकेड आई से, हमारी जो है ना ओपन आई से नहीं देखा जा सकता। माइक्रोब्स की भी टाइप्स हैं, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये आगे जाके मैं अच्छे से डिटेल से माइक्रोस्कोपी जब पढ़ाऊंगा तब मैं ये पढ़ाऊंगा कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, ठीक है ना। जिसमें अगर बीम ऑफ लाइट यूज़ हो रही हो तो हम उसे कहेंगे लाइट माइक्रोस्कोप, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ हो रही हो, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रही है, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बिजली वाली, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप का 3 जो है ना मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइक्रोस्कोप के। पहला तो मैग्नीफिकेशन के, वो स्मॉल चीज़ों को लार्ज करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है। मैग्नीफाई का मतलब ये इनलार्ज स्मॉल ऑब्जेक्ट। उसका दूसरा जो काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप क्या करता है, एक तो छोटे चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, और एक है कि दो क्लोजली रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उसके बीच में डिफरेंस करके बताता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि छोटी में छोटी चीज़ें अगर होंगी, वो आपको अगर दो छोटी चीज़ें आप इनक्लोज होंगी, साइड में होंगी, तो वो आपको एक ही नज़र आएगी, उसके बीच में आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत ही छोटी होती है, इस वजह से साइज़ में आपको नज़र नहीं आएगी, बीच में डिफरेंस नज़र नहीं आता होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप स्केल आपने देखी है ना, तो स्केल में ग्रेडिंग की होती है, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में। आपने देखा होगा 0, 1, 2 ऐसे लिखा होता है, मिलीमीटर सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और 10 मिलीमीटर के अंदर आप अगर देखें तो बीच में लाइनिंग नहीं होती है। सेंटीमीटर के बीच में लाइनिंग होती है, लेकिन 2 मिलीमीटर के बीच में लाइनिंग नहीं होती है, क्योंकि उसमें लाइनिंग है, आपको नज़र नहीं आ रही है, या बहुत ही कम लाइनिंग है। तो माइक्रोस्कोप क्या करती है, उसी लाइनिंग को, उसी छोटे छोटे स्मॉल जो है ना पॉइंट्स को आपको बिल्कुल क्लियर दिखाता है, बीच में डिफरेंस करके दिखाता है। इसे हम कैमरा की ज़बान में पिक्सल भी कहते हैं, कि आपने जूम किया ना, तो दो चीज़ें अगर साइड में रखी हुई हैं तो वो जूम होकर आपको क्लियरली नज़र आती है, रेजोल्यूशन पावर, ठीक है। और ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि चीज़ों को बड़ा करके दिखाना, और रेजोल्यूशन का मतलब है कि वे दो चीज़ जो क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स हैं, वो उसके बीच में जो डिफरेंस है, उसमें जो डिफरेंस है वो आपको माइक्रोस्कोप बताती है, ठीक है। उसके बीच में जो डिफरेंस है ना, वो माइक्रोस्कोप बताती है। अच्छा, रेजोल्यूशन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखें, सेल कितना छोटा होता है, सेल के अंदर कितनी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, तो वो वैसे सेल आपको नज़र नहीं आता, ठीक है ना। अगर सेल के अंदर जो चीज़ें वो कैसे नज़र आएंगी आपको, तो जो चीज़ें हैं वो कितनी क्लोज होती हैं, इतनी स्मॉल वॉल्यूम में, तो वो क्लोज चीज़ें आपको बिल्कुल माइक्रोस्कोप से बिल्कुल डिस्टिंग्विश, बिल्कुल क्लियर करके आपको बताता है। बीच में जो भी डिफरेंस है वो आपको बताता है कि उसकी एबिलिटी होती है। ये एबिलिटी आती है ड्यू टू द लेंस। लेंस में एक पावर होती है, कि एबिलिटी होती है कि लेंस क्या करता है, चीज़ों को बड़ा करके और रेजोल्यूट करके आपको बताता है। उसके बाद जो तीसरी जो इसकी मेन फंक्शन है माइक्रोस्कोप का, वो है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब है कि लाइट इंटेंसिटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व एंड इट्स बैकग्राउंड। जो अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर आप चीज़ें देख रहे हैं बैकग्राउंड में, और प्लस में जो चीज़ देख रहे हैं अंडर बीइंग ऑब्जर्व, ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व स्पेसी में, उसके बीच में लाइट इंटेंसिटी क्या है, कि वो चीज़ वाकई में आपको नज़र आ रही है, नहीं आ रही है। अगर चीज़ें नज़र नहीं आती, ट्रांसपेरेंट होती है, लाइट इंटेंसिटी जो ना ट्रांसपेरेंसी शो होती है, तो आप उसे कलर देते हैं। कंट्रास्ट का मतलब ये कलर देना। तो अंडर माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा, स्टेनिंग होती है, चीज़ों को कलर किया जाता है, उसके बाद चीज़ें आपको इतनी नज़र आती हैं। जैसे ये आपने ये पिक्चर्स देखी ना, ये पिक्चर्स जैसे कलरफुल है, वैसे किसी भी चीज़ का कलर नहीं होता। अंडर माइक्रोस्कोप वो ट्रांसपेरेंट ही नज़र आएगी, लेकिन उसे सही देखने के लिए तो हम क्या करते हैं, उसे ट्रांसपेरेंसी देते हैं, स्टेनिंग करते हैं और कलर देते हैं उसे, ठीक है ना।
उसकी ट्रांसपेरेंसी की वजह से हम उसे कलर देते हैं। कलर देते हैं वो चीज़ें लाइट की इंटेंसिटी की वजह से वो आपको नज़र आती है अंडर द माइक्रोस्कोप कलरफुल, ठीक है ना? तो उसे हम कलर देते हैं। इसे कलर देना मतलब है कि कंट्रास्ट करना, ठीक है, चीज़ों को। ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के बिल्कुल सामने, ये माइक्रोस्कोप की पिक्चर मैंने लगाई है। आपने बहुत देखी होंगी ये माइक्रोस्कोप। ये देख सकते हैं, ये आई पीस है, ये कोर्स एडजस्टमेंट है, ये फाइन एडजस्टमेंट है, ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज है, ये नोज पीस है, ये स्टेज है, ये क्लिप है और ये मिरर रखा हुआ है, ठीक है ना? ये है बेस है। ये है एक सिंपल माइक्रोस्कोप आप कह सकते हैं, या सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि यहाँ से लाइट आएगी, ये इस मिरर से टकराकर इस स्टेज के ऊपर जाती है और अंडर माइक्रोस्कोप आप इस चीज़ों आई पीस के ज़रिए आप चीज़ें देखते हैं। तो ये एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप है जो सनलाइट को यूज़ करती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है, इस बेस के अंडर में लाइट रखी हुई होती है जो यहाँ से लाइट आती है और फिर यहाँ तक जाती है। वो सनलाइट की लाइट यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको दिखाया माइक्रोस्कोप। तो आपने ये टॉपिक तो पढ़ा है, डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। फिर भी मैं बताता चल लूँ, क्योंकि जो ना आपने आपके सिलेबस में है, ये कंटेंट है आपके चैप्टर नंबर 1 में, तो इस वजह से मैं भी पढ़ा रहा हूँ। वैसे ये आपको आता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, आपने 9th मैट्रिक फर्स्ट एंटर में पढ़े होंगे ये टर्म, ठीक है ना, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो 2 टाइप के हैं फर्दर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अभी तो आपको पता है कि 3 टाइप हैं, ठीक है ना, जिसे कहते हैं सुपर किंगडम, ठीक है, के डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम अभी पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा आपको 3 डोमेन सिस्टम। लेकिन अगर आपने बायोलॉजी में ये 2 टर्म पढ़े होंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे वो 2 टाइप के सेलों से बने हुए हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रो मीन्स बिफोर और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ये डू नॉट हैव टू न्यूक्लियस है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक हम उससे कहेंगे जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस ना हो और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स ना हो। टू न्यूक्लियस का मतलब है मेम्ब्रेन बाउंडेड, जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड हो, सराउंडेड हो। तो इसमें प्रोकैरियोटिक में ऑल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी सारे प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक का मतलब यू मतलब ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस का मतलब है कि ट्रू न्यूक्लियस हो। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है कि जो डीएनए है वो पूरा कवर हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हो, जैसे अल्जीज, फंजाई, प्रोटोजोआंस, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, ये सारे यूकैरियोटिक में आ जाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, कि प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव ए मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, इसमें यूकैरियोटिक में हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। इसकी जो टिपिकली साइज होती है 1 to 5 माइक्रोमीटर इन साइज होती है, इसकी साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज होती है। लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। प्रोकैरियोटिक हैव सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स, इसमें सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स होता है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में आपको पता है मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया आर्चिया, और इसकी एग्जांपल है प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोटोस्टिस और प्रोटोजोन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपने अभी पढ़े हैं 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, जिसमें बैक्टीरिया है, ठीक है, वायरसेस हैं, फंजाई हैं, प्रोटोजोन्स एंड एल्गी हैं। इसकी जो ना नंबर वाइज हम इसकी स्टडी करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक पिल्यूलर वर्ड है, इसका जो सिंगुलर वर्ड है हम कहते हैं बैक्टीरियम, यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है ना। बैक्टीरियम सिंगुलर है, बैक्टीरिया पिल्यूलर है। आई ए आ गया इसका मतलब है पिल्यूलर है, आई यू एम आ गया तो इसका मतलब है कि सिंगुलर है, ठीक है। तो ये टर्म लिया गया है बैक्टीरियन से, बैक्टीरिया टर्म लिया गया है बैक्टीरियन से। बैक्टीरियन का मतलब होता है रॉड, ठीक है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, आपको पता है, किंगडम मोनेरा का मेंबर है, किंगडम मोनेरा का मेंबर है, ठीक है। किंगडम मोनेरा, किंगडम भी आपने पढ़े होंगे 5 किंग क्लासिफिकेशन। और इसकी जो सेल वाल है वो बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन से, ठीक है। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, लेकिन बैक्टीरिया की सेल वॉल जिस चीज़ से बनी हुई होती है उसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। ये नाम याद रखें, आगे जाके मैं अच्छे से आपको एक एक चीज़ डिटेल से पढ़ाऊँगा, ठीक है। जस्ट आप समझ लें ये लाइन्स में क्या बोल रहा हूँ, क्या चीज़ें कह रहा हूँ, ठीक है। तो सेल की टाइप आपने पढ़ ली, किस किंगडम में है ये भी मैंने बता दिया। सेल वॉल भी होती है, सेल वॉल बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन से, ये भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आते हैं रिप्रोडक्शन कैसे करती होती है इसकी। बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होती है। बाइनरी फिशन के मतलब है कि एक बैक्टीरिया
जो है ना 2 बैक्टीरिया में डिवाइड होगा, इसका मतलब है बाइनरी फिशन टूटेगा। बाइनरी में से 2 सेलों में टूटता है। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होती है। और आप देख सकते हैं मे बी एरोबिक होते हैं कि ऑक्सीजन उसे रिक्वायर होती है फॉर द ग्रोथ, एंड एनारोबिक भी हो सकते हैं ऑक्सीजन की नॉन रिक्वायरमेंट, मतलब वो ऑक्सीजन उसे नहीं चाहिए होती फॉर द ग्रोथ। एग्जिस्ट कहाँ करते हैं? डिफरेंट शेप्स में करते हैं, जैसे कि स्फेरिकल है तो उसे हम कोक्साई कहेंगे, रॉड शेप है तो उसे हम बेसिला कहेंगे, स्पाइरल है ठीक है तो उसे हम स्पाइरिला कहेंगे। एग्जाम्पल है इकोलाई, ठीक है, एस्चेरिशिया कोलाई, एस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, साल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रिडियम टेटने, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे बैक्टीरिया के टाइप्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है ठीक है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, उसके बाद सेल वॉल होती है, उसके बाद कैप्सूल आता है, उसके बाद ये देख सकते हैं ये फ्लैजिला जो से मूवमेंट में हेल्प करता है, ये प्लस है, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है, ये राइबोसोम से जो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। ये सारे आपने पढ़ा है, इस वजह से मैं जल्दी जा रहा हूँ ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए, ये डीएनए है ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म है ठीक है। अच्छा सॉरी बेटा, ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि ऐसी जगह, ऐसी एरिया जिसमें डीएनए पाया जाए बैक्टीरिया का, तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं ठीक है। कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस, अब वायरसेस पढ़ेंगे। आपको पता है कि वायरस लैटिन वर्ड वेनोम से निकला है, जिसकी मैंने मतलब है कि पॉइजन। A virus is a simple infection particle with nucleic acid and protein. वायरस को डिफाइन हम कैसे करेंगे? एक्चुअली वायरस सिंपल इन्फेक्शियस पार्टिकल है। वैसे एक्चुअली वायरस को पार्टिकल कहा जाता है ठीक है ना, क्योंकि वायरस ना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ना ही नॉन लिविंग है, इस वजह से हम पार्टिकल का नाम देते हैं। लेकिन कौन सा पार्टिकल है? इन्फेक्शियस है। सारे वायरस इन्फेक्शियस हैं, ये भी याद रखें। कोई भी वायरस ऐसा नहीं है कि डिजीज काज ना करे, सारे हार्मफुल है। लेकिन कुछ अब बैक्टीरिया में पढ़ाऊंगा, बैक्टीरिया कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ जो है ना बेनिफिशियल होते हैं। मोस्टली बेनिफिशियल होते हैं, बहुत सारे बेनिफिशियल हैं ठीक है ना, लेकिन कुछ ही हैं जो हार्मफुल होते हैं, पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं, इन्फेक्शंस काज करते हैं, डिजीज काज करते हैं। लेकिन वायरसेस जितने भी है वो सारे इन्फेक्शियस एजेंट है, इन्फेक्शियस पार्टिकल है। वायरसेस जो है वो सिंपल इन्फेक्शियस पार्टिकल है, दो ही चीज़ों से बना हुआ है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में अपने मालिक्यूल्स पढ़े होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ऐसे न्यूक्लिक एसिड ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं। तो वायरस सिर्फ दो ही मालिक्यूल से बना होता है, एक न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है ठीक है ना। तो ये सिंपल डेफिनेशन है वायरस की। फर्स्ट वायरस आपको पता है कि रशियन बायोलॉजिस्ट डेमित्री एवानोस्की ने डिस्कवर किया था। उसके बाद डच साइंटिस्ट मार्टिनस बेंजरिंग ने 1980s में टोबैको प्लांट से डिस्कवर किया था और कंफर्म किया था। जो रशियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसके बाद कंफर्म की गई थी डच साइंटिस्ट से ठीक है। और टोबैको मोज़ाइक डिजीज, आपने ये बायोलॉजी में पढ़ा होगा, टोबैको प्लांट से टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ होती है, उसमें इसने वायरसेस डिस्कवर किया था। तो ये असेल्युलर भी कहलाते हैं। इसका मतलब है कि ये नॉट ए सेल, ये सेल नहीं है, वायरस कोई सेल नहीं है। सेल का मतलब है कि उसमें सेल मेम्ब्रेन भी हो, साइटोप्लाज्म हो, ये सारी चीज़ें, डीएनए भी हो, लेकिन इसमें डीएनए प्रोटीन है, लेकिन अंदर वाटरी सब्सटेंस वगैरह कुछ भी नहीं होता है ठीक है इसमें। तो ये सेल नहीं है। लेकिन इसमें जो है ना कंटेन आइदर आरएनए या डीएनए जीनोम, इसके अंदर या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा ठीक है। जीनोम का मतलब है कि इसके जेनेटिक मटेरियल किसका बना हुआ है, कि जेनेटिक मटेरियल का मेकअप क्या है। जैसे अब हमारे सेल की बात करें, एनिमल, प्लांट और बैक्टीरिया की बात करें, तो दोनों चीज़ें होती हैं, आरएनए भी है, डीएनए भी है। लेकिन वायरसेस बिल्कुल अलग हैं। वायरसेस या तो डीएनए वायरस होगा, सिर्फ डीएनए होगा, या तो आरएनए वायरस होगा, कि एक ही टाइप का जो है ना जेनेटिक मटेरियल उसके पास होता है। वायरसेस इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पैरासाइट हैं एनिमल को जो है ना किसी भी मतलब के होस्ट सेल के अंदर जाता है, उसे नुकसान पहुंचाता है, और ऑब्लिगेट है, होस्ट के सवा रह ही नहीं सकता और सेल के अंदर जाता है। इस वजह से हम कहते हैं इंट्रा सेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब कि माइक्रोस्कोप से ही इसलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, क्योंकि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में। और होस्ट स्पेसिफिक एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज एंड ह्यूमन वायरस, प्लांट वायरस। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब है कि वायरसेस जो है ना वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि अगर एनिमल का वायरस होगा तो वो एनिमल को ही अटैक करेगा, प्लांट और बैक्टीरिया वगैरह को अटैक नहीं करता है, क्योंकि
उसका जो है ना होस्ट एक ही होता है, तो उसे कहते हैं होस्ट स्पेसिफिक। जैसे बैक्टीरियोफेज का मतलब है कि सिर्फ बैक्टीरिया को मारने वाला फेज या मारने वाला वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया को अटैक करने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज। ह्यूमन वायरस ह्यूमन को अटैक करने वाला, प्लांट वायरस प्लांट को अटैक करने वाला। और वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं, ये भी मैंने बताया। फिल्टरेबल है, वायरस भी फिल्टर किया जा सकता है, ठीक है। और इन्वेलप और नॉन इन्वेलप, कुछ वायरस इन्वेलप से बने हुए होते हैं, कुछ नॉन इन्वेलप। एक्स्ट्रा जो ये प्रोटीन्स जो कैप्सिड है उसके बाहर एक एक्स्ट्रा लिपिड की जो ना कोट होता है जिसे इन्वेलप कहते हैं, ठीक है। इसकी साइज़ 10 से 400 नैनोमीटर तक होती है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ये मैंने लिखा है, देख सकते हैं आप। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, प्रोटीन कोट, ठीक है, जिसे हम कैप्सिड कहेंगे, और इन्वेलप आउटर कोट होता है ये। मोड ऑफ रिप्लिकेशन आइदर थ्रू लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल। आपको पता है जो वायरसेस है वो रिप्लिकेशन कैसे करता है, वायरसेस लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल से। साइज आपको पता है, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ जेनोम और मोड ऑफ रिप्लिकेशन। ये जितने भी मैंने टर्म अभी बताए ये बेसिस है क्लासिफिकेशन के। हम वायरसेस को साइज की बेस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं, शेप की बेस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं, केमिकल कंपोजिशन की बेस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जेनोम की बेस पर भी हम क्लासीफाई करते हैं, रिप्लिकेशन की मोड की बेस पर भी करते हैं। जीनोम में भी सिंगल स्टैंडर्ड, एसएस मतलब सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, लीनियर और सर्कुलर भी हो सकता है। एग्जांपल आप याद कर लें, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV एयर वायरसेस, कोविड-19 जो अभी 2019 में वायरस आया था, ठीक है, SARS-2, ये कोविड-19, ये भी आपको तो अच्छे से याद होगा, तो इस वजह से कोविड-19 ये भी एग्जांपल याद कर लें। क्योंकि एग्जांपल देखें, जितने भी माइक्रोब्स हैं उसकी 2-4 एग्जांपल आप लाजमी याद करें। जैसे बैक्टीरिया है, एशेरिया कोलाई, स्टे ऑरियस, साल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ये थोड़े से एग्जांपल याद करें आप, क्योंकि ये आगे जाके आपसे वाइवा में पूछे जाते हैं कि बैक्टीरिया की कोई एग्जांपल बता दे, वायरस की कोई एग्जांपल बता दे, तो याद करें ये सारे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं शेप, कुछ वायरस स्फेरिकल इन शेप होते हैं, मैंने बताया कि ना वायरस को आपने क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। उसमें शेप भी है कि वायरसेस कुछ स्फेरिकल इन शेप होते हैं, कुछ ऐसे ये प्लांट वायरसेस, कुछ ऐसे आपको बैक्टीरियोफेज वायरसेस प्लांट वायरस होता है जो आपको आप देख सकते हैं हेड, उसकी टेल स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर वायरस की शेप्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक। फंजाई आपको पता है यूकैरियोटिक है, इससे पास न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है। फंजाई में सेल वॉल होती है और फंजाई की सेल वॉल चाइटिन से बनी हुई होती है, क्योंकि ये सेल वॉल बैक्टीरिया की और सेल वॉल जो है प्लांट्स की सेल वॉल से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई है और फंजाई की सेल वॉल चाइटिन से बनी हुई है, या काइटिन कहें या चाइटिन कहें, जो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं लोग, जो भी आप पढ़ें, जैसे ये टर्म याद करना है, ठीक है, लाजमी है। और बैक्टीरिया की आपको पता है पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है सेल वॉल। नॉन मोटाइल होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन कुछ इसमें है यूनिसेलुलर, जैसे यीस्ट जो यूनिसेलुलर है, ठीक है ना। आप पढ़ेंगे फंजाई जो है ना दो टाइप के हैं, एक है यीस्ट, एक है यीस्ट फॉर्म में यूनिसेलुलर फॉर्म, एक होती है मोल्ड फॉर्म, मल्टी सेलुलर फॉर्म, ठीक है। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि इसकी जो न्यूट्रिशन होती है वो हेट्रोट्रॉफ होती है, और एब्जॉर्बेटिक हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन होती है, कि वो चीज़ों को ऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। कैन एग्जिस्ट एज ए यीस्ट, मोल्ड एंड डायमार्फिक फंजाई। यीस्ट में नहीं, यूनिसेलुलर फंजाई भी हो सकता है, मोल्ड मीन्स मल्टी सेलुलर फंजाई भी एग्जिस्ट कर सकता है। डायमार्फिक फंजाई का मतलब है दोनों फॉर्म में स्विच हो सकता है, दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है, एक ही फंजाई दोनों फॉर्म में भी मिल सकता है, ठीक है ना। ये भी याद रखें, डायमार्फिक फंजाई, इसका मतलब है कि वो एक फंजाई यीस्ट में भी होगा अपने लाइफ साइकिल के एक ही फेज़ में, और दूसरे लाइफ साइकिल के फेज़ में वो मोल्ड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में भी होता है। फंजाई का मेन जो काम है डिकम्पोजिशन है, फूड के प्रोडक्शन को, ब्रेड, चीज़ वगैरह को। आपको पता है कि एक तो जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है उसे डिकम्पोज करता है, फूड की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और कुछ ऐसी भी हैं जो डिजीज़ भी काज करते हैं, जैसे रिंग वॉर्म्स, कैंडिडाइडाइसिस हो गया, ये सारी चीज़ें इसकी जो है ना इकोनॉमिकल जो इम्पोर्टेंस के हैं यहाँ, रोल के हैं। रिप्रोडक्शन आप सेक्शुअली और सेक्शुअली दोनों हैं, स्पोर्स के ज़रिए, कॉनिडिया, स्पोरेंजिया स्पोर, एस्कोस्पोर्स, ये आपने बायोलॉजी में पढ़े होंगे।
कैन एग्जिस्ट एज ए यीस्ट, मोल्ड एंड डायमॉर्फिक फंजाई, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ये मैंने पढ़ा दिया, ये दो बार बार लिखा है। चलन ठीक है, कह रहे कोई बात नहीं। चलें एग्जाम्पल आप याद करें। सेक्रोमाइसिस सर्वेसी ये यीस्ट है, यूनिसेलुलर फंजाई है। एस्परजेलस ये मोल्ड है, मल्टीसेलुलर फंजाई। कैंडिडा अल्बिगेंस ये भी पैथोजेनिक यीस्ट जो ना यीस्ट है। देखें ये दोनों यीस्ट हैं। यीस्ट का एक सिंगल टर्म है, यीस्ट दिया जाता है यूनिसेलुलर फंजाई को, लेकिन ये यीस्ट जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ कैंडिडा अल्बिगेंस, ये पैथोजेनिक यीस्ट हैं जो अब यूटीआई में भी पाया जाता है, मुख्तलिफ डिजीज़ काज करता है, पैथोजेनिक है। लेकिन सेक्रोमाइसिस सर्वेसी ये यीस्ट है जो वाइन प्रोडक्शन और ये जो ब्रेड प्रोडक्शन, चीज़ प्रोडक्शन में ये काम आता है। उसके बाद पेंसिलिन है जो प्रोड्यूस करता है पेंसिलिन एंटीबायोटिक, पेंसिलियम फंजाई, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सेक्रोमाइसिस सर्वेसी ऐसी है। क्रिप्टोकोकस अल्बिकेंस अल्बिड्यूस ये है, और कैंडिडा अल्बिकेंस ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये शेप्स इसकी। उसके बाद आता है प्रोटोजोआंस, ये भी यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है ना। ये क्योंकि प्रोटोजोआंस को एनिमल छोटे एनिमल भी कहते हैं, ठीक है ना, स्मॉल एनिमल्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स भी कह सकते हैं आप। और फाउंड इन मोस्ट मॉइस्ट इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, मतलब कि वाटर में पाए जाएंगे, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाएंगे, और पैरासाइट भी होते हैं ये इन होस्ट में भी पाए जाते हैं आपके। हेटरोट्रॉफिक, इसकी जो ना फीडिंग ऑन बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक मटेरियल, हेटरोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन होते हैं ये। प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सेक्सुअली बेनिफिशिएंट, सेक्सुअली कॉन्जुगेशन, गेमेट फॉर्मेशन सेक्सुअली भी हो सकती है, सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन हो सकती है। कुछ इसके फॉर्म आपको पता है कि सिस्ट फॉर्म में भी मिलते हैं। सिस्ट फॉर्म का मतलब है कि ये एक इनएक्टिव फॉर्म होती है जो इसे हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। एंडोस्पोर या सिस्ट फॉर्म आप पढ़ेंगे, बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाता है, प्रोटोजोआन सिस्ट फॉर्म बनाते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म होता है। डार्मेंट कंडीशन इसकी होती है जो उसे जो है ना हार्श कंडीशन, जब डिफ़िकल्ट कंडीशन, नॉट टू सर्वाइव कंडीशन आती है, तब उसे ये फॉर्म उसे सर्वाइव करने में हेल्प करती है। जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो इस जो डार्मेंट कंडीशन से बाहर निकलकर वो वेजिटेटिव कंडीशंस में आ जाते हैं, लिविंग कंडीशन में आ जाते हैं। ये आपको पता है प्रोटोजोआंस मेन डिजीज काज करते हैं इन ह्यूमन एनिमल में। एग्जांपल है प्लाज्मोडियम फल्सीपरम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआंस है, ठीक है, जो मलेरिया काज करता है। एंट एमोबाई हेस्टोलाटिका जो एमोबायोसिस जो डायरिया है वो काज करता है। गार्डिया लेम्बिया है, और ट्रिप्नोसोमा बुर्सी है जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ काज करता है, ठीक है। ये आप सब देख सकते हैं ये सारे। ये लेशमेनिया है, ये गार्डिया है, ये ट्रिप्नोसोमा है, ये ट्रैकोमोनास है, विजिलेंस। और उसके बाद लास्ट जो माइक्रोब है वो अल्जी है। ये भी यूकैरियोटिक है, फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, और प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन, कंटेन क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कैन बी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, जिसे हम क्लोरिला कहते हैं। मल्टीसेलुलर जिसमें लेमलिया और सीवुड वगैरह ये आते हैं, ठीक है। और सेल वॉल मेडअप ऑफ सेल्यूलोज, सिलिकास या डायम एटम्स में बनी हुई होती है इसकी, ठीक है ना। फाउंड इन फ्रेश वाटर, मेराइन, मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, reproduce sexually via spores and fermentation. Some प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, कुछ ऐसे एल्जी होते हैं जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। रेड टाइड्स काज्ड बाय डायनोफ्लैजिलेटेड्स जो एल्जी होती हैं वो ये कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। यूज़ इन फूड, ये फूड में भी यूज़ हो सकती हैं, बायोफ्यूल प्रोडक्शन में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, और इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन में भी यूज़ हो सकती हैं ये। ये आप देख सकते हैं एग्जांपल, ये है यूनिसेलुलर एल्जी क्लोरिला, ठीक है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्जी। स्पायरोगायरा, ठीक है, ये आप सकते हैं स्पायरोगायरा। फ्लामेंटिस ग्रीन एल्जी है। डायटोमस ये सारी सिलिका वॉल्ड एल्जी है, जो मतलब इसकी सेल वॉल सिलिका से बनी हुई होती है इस वजह से, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे मैसेज करें और कमेंट करें जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है। तो चलते हैं आगे मिलेंगे हम अगले लेक्चर में अब, ठीक है। इंशाल्लाह आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और
जो भी क्वेश्चन हो मुझसे प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।